हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था 9 मई को, उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें मैंने मैकेनिक्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया एंड होपफुली वो सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस के जो आंसर है वो भी 99% एक्यूरेट होने चाहिए। फिर भी आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम ईएमटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ईएम वेव, ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करंट, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। लगभग 24 से 25 के आसपास ये क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया भी था, ये हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस पहले की तरह डिटेल में मैंने बनाए हैं, आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश की है। आंसर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी 99% एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर भी आपको कुछ गलत लगे तो आप बता देना। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा की तरह, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले ये जो वीडियोस हैं वहीं पर अपलोड होते हैं, जो भी अपडेट जाती है सबसे पहले वहीं पर जाती है। और बाकी का जो जीआईसी लेक्चरर एग्जाम है ना, या यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए कंटिन्यूअसली यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उनको देखते रहिए, वहां से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसमें बोला गया है मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज जो है वो 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस्ड हो जाता है। और कब बैलेंस होता है? जब कोई रेजिस्टेंस है एक्स इज इन लेफ्ट गैप एंड 10 ओमेगा इन राइट गैप। 40 सेंटीमीटर जो है वो बैलेंस होने की कंडीशन है। और कब है? जब कोई रेजिस्टेंस एक्स जो है वो लेफ्ट गैप पर है और कोई रेजिस्टेंस 10 ओम का है, 10 ओमेगा है वो राइट एंड के ऊपर। तो यहां पर आपको सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म वायर के लिए मीटर ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन क्या होती है। एक आपको ये पता होना चाहिए, बैलेंस होने की कंडीशन आपको पता होगी तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। फिर इसमें आगे बोला गया है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर इज नॉन यूनिफॉर्म। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर इज नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है एंड वेरीज लीनियरली, और वो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले फॉर यूनिफॉर्म वायर बैलेंसिंग कंडीशन हम देख लेते हैं। तो फॉर यूनिफॉर्म वायर के लिए, मीटर ब्रिज के लिए बैलेंस की कंडीशन क्या होती है? जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। तो यहाँ बैलेंस की कंडीशन हम बनाए, तो बैलेंस की कंडीशन हम बनाएंगे तो एक बार है लेफ्ट पर, तो लेफ्ट पर रेजिस्टेंस कितना है? एक्स। और राइट गैप पर जो रेजिस्टेंस है, राइट गैप पर वो कितना दिया हुआ है? राइट गैप पर 10 ओमेगा। तो मैं एक बार के लिए इसको आर राइट लिख देता हूं। तो एक बार के लिए इसको क्या लिख देता हूं? आर राइट। अब मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का मतलब है उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो बैलेंस कहां पर हो रहा है? 40 पर। तो यहां पर एक बार के लिए लिख देता हूं एल, तो 100 माइनस एल, और इन दोनों की अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये कितना हो गया? एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू 40 अपॉन 60। x अपॉन 10 इक्वल्स टू 40 अपॉन 60। तो ये कब है? जब हमारे पास जो यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जिसको हम बोलते हैं लैम्बडा, वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। पर जब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वायर के लिए, तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म वायर, तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वायर के लिए बात करूंगा तो ये R बाय एल इक्वल्स टू लैम्बडा। ये जो R बाय एल है जिसको हम लैम्बडा बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये क्या है? ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब जो R की वैल्यू है वो हो गई लैम्बडा एल। और अगर मैं पूरे के लिए निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्मॉल एलिमेंट का लेना पड़ेगा, तो लैम्बडा dx, और ये कहां से कहां तक हो गया? 0 से l तक हो गया, 0 से l तक हो गया। तो उस केस में जब आप इसके लिए बैलेंस की कंडीशन बनाओगे तो बैलेंस की कंडीशन क्या बनेगी? x अपॉन 10। अब हमें यही नहीं पता ये बैलेंस कहाँ होगा, तो एक बार 0 से 40 में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक? 40 से 100 में। यानी कि जो बैलेंस कंडीशन है वो वैलिड नहीं रहेगी। तो बैलेंस कंडीशन इज नो लॉन्गर वैलिड इन सिंपल लेंथ रेशो फॉर्म। तो बैलेंस की जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं रहेगी। ये जो कंडीशन बनी है 40/60, ये वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब ये चेंज हो सकता है रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सही आंसर जो इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर वाइडली यूज्ड इन मटेरियल करेक्टराइजेशन एंड इमेजिंग विच इंटरफेरेंस
करेक्टली एक्सप्लेन देयर सुटेबिलिटी फॉर सच एप्लीकेशन। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें बताना है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उनकी फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और हमें ये पता है वी नो दैट कि लैम्बडा जो है वो किसके बराबर होता है, वी अपॉन एफ, वी इक्वल्स टू एन लैम्बडा या लैम्बडा इक्वल्स टू वी अपॉन एफ। और जब हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जब लैम्बडा की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो डिटेल डिटेक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो डिटेल डिटेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के एडवांटेज क्या होंगे, पहला कि डिटेल जो डिटेक्शन है वो ज़्यादा होगा, तो फाइनर डिटेल डिटेक्शन। दूसरा क्या होगा, हायर स्पैटियल रिजोल्यूशन। और तीसरा क्या होगा, क्रैक डिटेक्शन। और चौथा क्या होगा, इमेज प्रिसीजन, मेडिकल इमेज प्रिसीजन, यानी कि जो रिजल्ट आएंगे वो ज़्यादा प्रिसीजनल होंगे। तो इन ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है द हायर फ्रिक्वेंसी लीड्स टू शॉर्टर वेवलेंथ इनेबलिंग हायर स्पैटियल रिजोल्यूशन। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन बिलो। असर्शन ए में दिया है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इवन इन रीजन्स वेयर देयर इज अ नो कंडक्शन करंट। अब एम्पियर्स का जो मॉडिफाइड लॉ है, तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ को अगर हम देखें तो वो लिखा होता है कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट और जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ये एम्पियर्स का मॉडिफाइड लॉ होता है। यहाँ पर जो कंडक्शन करंट है आई डी, तो कंडक्शन करंट किसके बराबर है, वो बराबर है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये जो करंट है ये कौन सी करंट है, कंडक्शन करंट है। ये कौन सी करंट है, कंडक्शन करंट है। तो इन केस अगर मैं कंडक्शन करंट को जीरो भी कर देता हूँ, तो कंडक्शन करंट को अगर मैं जीरो भी कर देता हूँ तो भी हमारे पास क्या होगा, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। तो इसका मतलब जो टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स कि जो असर्शन लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। फिर रीजन की बात करें, तो रीजन में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस अ सर्किट इज सोलली ड्यू टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो फराडेज लॉ होता है, फराडेज लॉ, फराडेज लॉ E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई अपॉन डी टी। तो ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहां पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किस वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि आर जो है वो गलत है, रीजन जो है वो गलत है। तो रीजन जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। at large distance the electric dipole due to an electric dipole varies as 1 upon r square while the electric field varies as 1 upon r cube। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है ड्यू टू डाइपोल v प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर और e प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर क्यूब, जो कि सही लिखा हुआ है। तो जो असर्शन है a वो सही लिखा हुआ है। अब दूसरा है जो इसका रीजन है, रीजन में दिया हुआ है कि द डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। डाइपोल के अंदर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ अगर माइनस क्यू है तो यहाँ अगर प्लस क्यू है, दोनों के बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो इनका जो नेट चार्ज है क्यू नेट, वो क्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाता है, 0। और माइनस क्यू प्लस क्यू 0 हो जाता है। तो जो मोनोपोल है, मोनोपोल का मतलब है नेट चार्ज की वैल्यू, तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर
जो मोनोपोल है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और मल्टीपोल एक्सपेंशन टर्म में इस वजह से जो डोमिनेट कर जाता है वो कौन से कर जाते हैं, ये टर्म्स कर जाते हैं। तो इसका मतलब जो आर है वो भी क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू हमें दी है, वो कितनी है, J इक्वल्स टू J नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दी हुई है। R इज द रेडियस ऑफ द वायर फॉर अ पॉइंट इनसाइड द वायर अ डिस्टेंस R फ्रॉम एक्सिस विच एक्सप्रेशन करेक्टली गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो ये वायर है, ये वायर है यहाँ पर, है ना, ये वायर है, और लेट सपोज ये अंदर कोई पॉइंट है, यहाँ पर अंदर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू निकालेंगे, और एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एनक्लोज्ड करंट के लिए यहाँ पर एरिया मान लेते हैं। तो ये एरिया मान लिया मैंने, ये एरिया मान लिया। तो इस एरिया की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ आर, और थिकनेस ये मान लिया, ये ऐसे, ये। तो ये जो है ये हो गया आर, और ये हो गया कितना, डी आर। तो यहाँ से जो एरिया बनेगा वो एरिया कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर बन जाएगा। तो जो एनक्लोज्ड करंट बनेगी डी आई, तो डी आई की वैल्यू कितनी बनेगी, जे इंटू डी ए। डी आई की वैल्यू कितनी बनेगी, जे इंटू डी ए। तो आई जो है आई एनक्लोज्ड, तो आई एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से और आर तक, और जे की वैल्यू ये डाल देंगे जो गिवन है, कितनी, जे नॉट और 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और डी ए की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, डी ए की वैल्यू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, डी ए की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 2 पाई आर डी आर, ये वैल्यू हम रख देंगे। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 पाई जे नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह जाएगा, 0 से आर, और यहाँ पर आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा 2 पाई जे नॉट, और यहाँ से क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई 2, आर है ना, तो आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा ये, और यहाँ क्या बनेगा, आर पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, आर पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे आर स्क्वायर अपॉन 2, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लो, एक काम करो, तो जे नॉट अपॉन 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बन गया आर स्क्वायर, और यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा आर पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा ना, एक मिनट चेक कर लो, यहाँ आर क्यूब है, आर है 2 है, हाँ ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई जे नॉट, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये बचेगा, इसका आर पावर 4 ठीक है, ये आएगा ना, हाँ ठीक है, नहीं यहाँ से 2 बचेगा ना, 2 बार ले लिया तो मैंने 2 आएगा, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 2 जा 4, हाँ 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम यूज़ करेंगे एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या होगा, ये होगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट और आई एनक्लोज्ड। तो आई एनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई, और डी एल अंदर वाला, तो ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट एज इट इज़, आई एनक्लोज्ड की वैल्यू है ये, जे लिखा हुआ है जे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पाई जे नॉट, और ये कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर पावर 4 अपॉन 2 आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर से आर कटेगा हर जगह से, और 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई से डिवाइड होगा तो ये पाई से और पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू बचेगी म्यू नॉट जे नॉट अपॉन 2, और ये बचेगा 1 माइनस ये बचेगा आर क्यूब अपॉन 2 आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन 2 आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द Langevins क्लासिकल डायमैग्नेटिक मॉडल, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो लैंगेविन का जो क्लासिकल डायमैग्नेटिक है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है m वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस ऑफ h के, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, जो कि सही लिखा हुआ है। फिर दूसरा है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है।
और वेयर इज दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल फॉलोज इज काई इज इक्वल्स टू 1/t, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर थर्ड लिखा हुआ है इन वाइज मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक वैनिशेज एट द क्यूरी टेम्परेचर, वैनिशेज एज द क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो वाइज की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एच की जो वैल्यू है वो बराबर होती है किसके, लैम्बडा एम के। उसके बाद इंटरनल फील्ड लैम्बडा एम, तो इसमें बोला है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट्स वैनिशेज एट द क्यूरी टेम्परेचर। तो एट क्यूरी टेम्परेचर, एट क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर की बात की जाएगी, क्यू लिखा हुआ है क्यूरी, क्यूरी टेम्परेचर। तो इसके लिए अगर क्यूरी टेम्परेचर पर वैल्यू निकाली जाए, क्यूरी टेम्परेचर पर, तो क्यूरी टेम्परेचर पर एम अप्रोच करेगा जीरो को, तो जो एच इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो थर्ड है वो भी क्या हो गया, सही हो गया। तीनों ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, सही हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अ चॉक कॉइल इज इंसर्टेड इन एसी सर्किट इंस्टेड ऑफ रजिस्टर टू लिमिट करंट, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन वाई द पावर कंज्यूम्ड इज नियरली जीरो। तो चॉक कॉइल जो होती है, चॉक कॉइल, तो चॉक कॉइल की अगर बात करें तो चॉक कॉइल होती है एक इंडक्टर, इज एन इंडक्टर। तो चॉक कॉइल क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, इज एन इंडक्टर विद वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, विद वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इसमें ना के बराबर है। अब ये एक तरह से प्योर इंडक्टर वाली कंडीशन हो गई। तो फॉर प्योर इंडक्टर, फॉर प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के केस में जो करंट है, करंट वो लैग करती है, करंट लैग्स वोल्टेज, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो करंट जो वोल्टेज है उससे 90 डिग्री पर लैग करती है। तो एवरेज पावर कंजम्पशन जो होता है हमारा पी एवरेज, उसको हम लिखते हैं वी आई, और किससे, कॉस फाई से। तो फाई की वैल्यू 90 हो गई, तो यहाँ से ये क्या लिखा जाएगा, वी आई और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हो जाता है जीरो, तो पावर कंजम्पशन हो जाता है जीरो। तो ऑप्शन में पूछा है कौन सा सही है, तो बिकॉज करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ डाइलेक्ट्रिक, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी ऑलवेज सेटिस्फाई। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है। ये हमारे पास क्या लिखा है, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये क्या है, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जो गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ये हमें पढ़ने को मिलता है, तो ये सही लिखा हो। और इंडिपेंडेंट होता है किससे, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन से, इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन से। दूसरा लिखा है द लॉरेंज लोकल फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इट गिवन बाय, बिल्कुल सही है। जब स्पेयर के अंदर हम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर लोकल जो फील्ड आता है उसकी वैल्यू आती है E+P/3 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके लिए होता है, केवल आइसोट्रोपिक और होमोजेनस डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए होता है, जो कि सही लिखा हुआ है। फिर तीसरा लिखा हुआ है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डिक्रीज विद टेम्परेचर, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। एंड वाइल इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इज ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जो है वो किसकी वजह से होता है, वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन is due to displacement, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, प्योरली डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। तो ये सही लिखा हुआ है कि ये टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ए बी सी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ नेटवर्क हैज रजिस्टर R एंड 2R। तो नेटवर्क के अंदर रजिस्टर R और 2R है, ये डायग्राम में बने हुए और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2R अपॉन 3। ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2R अपॉन 3। और फिर ये किसके साथ कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब ये ऐसे हो गया, ये 2R हो गया और एक ये कौन सा हो गया, 3R। तो ये हो जाएगा 2R अपॉन 3 और एक हो जाएगा कौन सा, 3R। तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो निकल के आएगी
वो कितनी आएगी 2r/3 और प्लस 3r। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 हमारे पास एलसीएम आ गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 6r और ये हो जाएगा 9r, यही होगा ना। 3 नहीं 6 नहीं 2 ही आएगा ना यहाँ पर 2r, तो यहाँ पर ये 9, तो यहाँ से ये बन गया 11r/3, 11r/3। अब हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो करंट निकालने के लिए I इक्वल्स टू क्या होगा, बैटरी का EMF E है तो E/R इक्विवेलेंट, R नेट कर लो इसको, इक्विवेलेंट तो आपने यहाँ लिख लिया, इसको R1 कर लो, आप ऐसे कर लो R1, तो R इक्विवेलेंट हो गया। तो I की जो वैल्यू है वो E/11r/3, तो ये बन जाएगा 3E/11r। कितना हो गया 3E/11r, ये I की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर R, तो R में कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें निकालना है। तो I जो करंट है वो अब क्या होगी, दोनों में बटेगी। तो I जो है यहाँ रेशो देखो 1:2, तो I1 रेशो I2, तो किस रेशो में टूट जाएगी 1:2, तो इसमें कितनी जाएगी, तो I1 इक्वल्स टू कितनी जाएगी 1/1+2, कितनी जाएगी 1 I जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/R के, पैरेलल अरेंजमेंट के लिए। तो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए I प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्योंकि वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा फॉर पैरेलल अरेंजमेंट, फॉर पैरेलल अरेंजमेंट। तो यहां से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2/1+2 यानी कि 2/3 I, ये वैल्यू आएगी टोटल करंट का। तो हमें निकालना है I1/I, तो I1/I कितना हो जाएगा 2/3। हालांकि ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे करने की जरूरत भी नहीं थी। तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है इन एन एंडरसन ब्रिज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L is balanced using a standard capacitor C and non-inductive resistors. At balance, the result is independent of source frequency. What does this imply? तो सबसे पहले बात करें एंडरसन ब्रिज, तो एंडरसन ब्रिज का यूज किया जाता है प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एंडरसन ब्रिज is used for precise measurement, is used for precise measurement of self induction। और इसमें यूज किया जाता है it uses standard capacitor, and two resistive bridge arms। ये इसके कंस्ट्रक्शन से आता है। तो बैलेंस की कंडीशन में एट बैलेंस की कंडीशन में जो इंडक्टेंस है वो फंक्शन हो जाती है किसका, आर का और सी का। इंडक्टेंस फंक्शन हो जाती है किसका, आर का और सी का। तो इसका मतलब ये है जो फ्रिक्वेंसी है उससे क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो पहला ऑप्शन है बैलेंस इज गवर्न्ड बाय रेजिस्टिव रेशो मेकिंग इंडक्टेंस मेजरमेंट इम्पॉसिबल, गलत हो गया। दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ कैपेसिटर एंड रेजिस्टिव आर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर कैन मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मोर एक्यूरेटली देन अ वोल्टमीटर। तो जो पोटेंशियल मीटर है, पोटेंशियोमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं पीएम। तो पोटेंशियोमीटर मेजर्स ईएमएफ विदाउट ड्रॉइंग करंट, विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम सेल से ये कोई भी करंट नहीं लेता और उसके बाद भी ये करंट को मेजर करता है ना। तो इस कारण से कोई भी लोडिंग इफेक्ट यहां नहीं होता, और लोडिंग इफेक्ट नहीं होता तो यहां पर कोई भी पावर लॉस नहीं होता। हेंस देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट, एंड नो पावर लॉस।
एंड नो पावर लॉस, कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई पावर लॉस होता है, और इसलिए जो करंट है वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरी एक्यूरेटली मेजर होता है ना। तो वेरी एक्यूरेटली डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होगी तो वहां पर लॉस होगा। तो इसका मतलब असर्शन जो लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन तो तुम्हारा गलत हो गया है ना, बी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसका रीजन देख लेते हैं, रीजन आर। तो रीजन में लिखा है पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, देयरफॉर इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सेल, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो रीजन भी जो है वो इसका सही लिखा हुआ है, तो रीजन जो है वो इसका सही है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में है प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल जो है ये रिचार्ज नहीं हो सकता, तो नॉट रिचार्ज, ये रिचार्ज नहीं हो सकता क्योंकि जो रिवर्सिबल करंट है ना, केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, क्योंकि यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो ए का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए का सही ऑप्शन हो जाएगा 4। ए का 4 किस में है, बी तो गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। तो ए का 4 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। फिर बी में है सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल जो है वो रिचार्जेबल होता है, यानी कि केमिकल जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। तो बी का सेकेंड, तो बी का सेकेंड है ना, तो बी का सेकेंड कहाँ पर आ जाएगा, बी का सेकेंड यहाँ पर आ गया। यहाँ बी का थर्ड लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा कौन सा आ गया, ए आ गया। फिर गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस लगेगा सीरीज में, यानी कि सी का थर्ड और फिर डी का तो तुम्हारा फोर्थ वन बचेगा ही। तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर ईच कैरिंग करंट आई। दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल है जिनकी रेडियस आर है, दोनों के अंदर करंट जारी आई, आर प्लेस्ड कोएक्सियली, यानी कि कुछ इस तरह का केस है, दोनों को कोएक्सियली प्लेस कर दिया। तो ये हेल्महोल्ट्ज जो है कंडीशन है, ये मिड पॉइंट हो गया। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑन कॉमन एक्सिस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल हो गई, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है ये, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और हाईली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नियर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया। तो हाईली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाईली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नियर मिड पॉइंट, नियर मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के ऊपर जो दोनों फील्ड है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहां पर B1 प्लस क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, यहां पर फील्ड जीरो नहीं होगा। और एक और चीज आएगी कि dB/dx की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जो d2B/dx2 है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो सही फील्ड क्या, ऑप्शन क्या आ जाएगा, द फील्ड इज फाइनाइट एट मिड पॉइंट। तो फील्ड की जो वैल्यू है वो फाइनाइट होगी मिड पॉइंट पर, जीरो नहीं होगी, एंड नियरली यूनिफॉर्म नियर बाय, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जीरो नहीं होगा भाई, हेल्महोल्ट्ज में जीरो नहीं होता है, सी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अ न्यूट्रल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेडी स्टेट, व्हाट इज द नेट मैकेनिकल इफेक्ट ऑन द कंडक्टर। एक न्यूट्रल करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जब हम एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, वो इंड्यूस चार्ज डेवलप होंगे वहां पर, और इंड्यूस चार्ज डेवलप होंगे तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो व्हेन अ कंडक्टर is placed in external electric field, it develops induced charge, और जो कि क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, and it redistributes
और ये क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और कब तक होगा, जब तक कि जो इलेक्ट्रिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स अंटिल इलेक्ट्रिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लो इसको, अंटिल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और कंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कंडक्टर इज ओवरऑल न्यूट्रल, तो नेट फोर्स जो है उस पर क्या रहेगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो रहेगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी जो ट्रांसलेशनल फोर्स है वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एफ नेट जीरो हो गया है। और इंटरनल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हो जाएगा। सिंस कंडक्टर इज न्यूट्रल, क्योंकि कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होगा, इसलिए एफ नेट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, इन यूनिफॉर्म फील्ड देयर इज नो ट्रांसलेशनल फोर्स, है ना। हाउएवर इंटरनल जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यू टू पोलराइजेशन। हाउएवर इंटरनल चार्ज is redistributed. Internal charge is redistributed due to polarization. तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। असर्शन जो दिया है, एट रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट the current amplitude is maximum and power factor becomes unity. तो at resonance की कंडीशन में क्या होगा, XL किसके बराबर होगा, XC के बराबर होगा। और X नेट की जो वैल्यू है वो XL माइनस XC किसके बराबर हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ जो Z है वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। और I बराबर क्या होता है, V अपॉन Z, तो ये हो जाएगा V अपॉन R। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। तो करंट जो है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो गई है, मिनिमम हो गई। तो आई जो है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। एंड द पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। और पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर को हम लिखते हैं जेड से, कॉस फाई से। पावर फैक्टर को हम लिखते हैं कॉस फाई से, कॉस फाई। और कॉस फाई किसके बराबर होता है, कॉस फाई बराबर होता है जेड अपॉन आर। और ये कितना हो गया, यूनिटी। तो पावर फैक्टर कितना हो गया, यूनिटी। तो असर्शन जो है वो सही लिखा हुआ है। रीजन है एट रेजोनेंस द रिएक्टिव पावर बिकम्स जीरो। जो रिएक्टिव पावर है वो जीरो हो जाती है, बिकॉज द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैंसिल ईच अदर मेकिंग द इंपिडेंस प्योरली रेजिस्टिव। तो बिल्कुल सही है। तो आर भी क्या हो गया, बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है एट मेटालिक कंडक्टर कैरीज अ स्टेडी करंट। एक मेटालिक कंडक्टर है जिसके अंदर स्टेडी करंट का फ्लो हो रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है म्यू इनटू ई, ये फॉर्मूला होता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन डिस्क्राइबिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज इनडेफिनिटली विद टाइम अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तीसरा लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थ्रू द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो म्यू का मतलब क्या है, मोबिलिटी। अब मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, है ना। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला, अ यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज टोटल चार्ज q, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब फील्ड E पोटेंशियल V इनसाइड r लेस देन r। तो फॉर सॉलिड स्फीयर r लेस देन r की कंडीशन, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के। तो ये ऑप्शन गलत तुम्हारा, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन, तो बचा कुछ तुम्हारे पास डी आएगा आंसर। तो आंसर तो तुम्हारा डी आ जाएगा। हालांकि इसके लिए पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, के क्यू अपॉन 2r।
और 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल है वो वेरी करता है क्वाड्रेटिकली। तो जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल वेरीज एज क्वाड्रेटिकली। तो पोजीशन ये वेरी करता है क्वाड्रेटिकली। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अ कंडक्टिंग प्लेट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Induced eddy current are observed within the plate. Identify the correct interference regarding the nature and effect of these current. तो कंडक्टिंग प्लेट जो है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ थ्रू अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फराडेज लॉ जो है, फराडेज लॉ तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फ्लक्स जो है वो यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और लेंज लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जिस करंट से जनरेट हो रहे हैं वो उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो एडी करंट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टर फ्रेम्स एंड प्रोड्यूस फोर्स अपोजिंग इन द मोशन। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये तो हो जाएगा फराडेज लॉ। और लेंज लॉ जो है वो क्या कहेगा कि लेंज लॉ ये कहेगा कि डायरेक्शन इज अपोजिट द कॉज, जिस भी कारण से वो डेवलप हो रही है उसके ऑपोजिट लगेगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर है। एक के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1 और दूसरे के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2। सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, द फोर्स पर यूनिट लेंथ अट्रैक्ट। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। और फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना होता है 2 पाई डी। ये फोर्स की वैल्यू होती है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर करंट अपोजिट होती तो ये एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। और करंट सेम डायरेक्शन में तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड नियर अ फिक्स्ड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट। एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इज प्लेस नियर अ फिक्स पॉइंट चार्ज। तो यहां पर फिक्स पॉइंट चार्ज के प्लेस के बगल में इसको रखा गया है विदाउट कॉन्टैक्ट। आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन। जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो कौन सा सही होगा वो हमें बताना है। तो जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, वो इंड्यूस चार्ज को क्या करेगा, इंड्यूस चार्ज लगाएगा। तो इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पर क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा नियरर साइड। तो इसके नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स, वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, रिपल्शन फोर्स से। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, रिपल्शन फोर्स से। तो स्फीयर एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन एज नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड क्लोजर देन द पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन बिलो। असर्शन ए है अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो v जो है वो परपेंडिकुलर है e के। तो f जो होगा वो क्या होगा, q इंटू ई। f जो होगा क्या होगा, q इंटू ई। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ma के। और a बराबर हो जाएगा किसके, QE अपॉन m के। यानी कि जो चार्ज है वो एक्सेलरेट होगा। अब मान लेते हैं ये किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। और जो
चार्ज पार्टिकल है वो इसके परपेंडिकुलर आ जाता है ऐसे, चार्ज पार्टिकल, या इसको ऐसे मान लो आप, एक प्लेट के थ्रू समझाता हूं, ये पॉजिटिव है ऐसे और ये नेगेटिव है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे हुई, तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे आ गया, वो ऐसे आ गया, और ये वेलोसिटी हो गई इसके परपेंडिकुलर। तो अब ये क्या सीधा सीधा निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये किधर जाएगा? ये एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन किधर लग रही है ऐसे, तो ये सीधा सीधा जाता है, कैसे जाएगा? ऐसे घूमेगा पॉजिटिवली, तो ये पैराबोलिक पाथ बना लेगा। तो ये कैसा पाथ बनाएगा? पैराबोलिक पाथ बनाएगा, यानी कि असर्शन जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है ना, असर्शन जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। फिर बोला है द लॉरेंज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो लॉरेंज फोर्स जो हम लिखते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, तो B तो यहाँ पर 0 है, तो F की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? क्यू ही रहेगी। तो अब बोला है लॉरेंज फोर्स इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्योंकि E कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट है तो जो लॉरेंज फोर्स है वो वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, तो जो ये वाला है ये गलत हो जाएगा। तो रीजन जो है वो इसका क्या हो गया? गलत हो गया। तो बी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो, अगले में हमें मैच करानी लिस्ट। पहला ऑप्शन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ये हो गया फोर्थ, तो ए का फोर्थ, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, या तो ये सही है या फिर ये सही है। फिर स्पेरिकल कैपेसिटर, तो स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो बी फर्स्ट ये आ गया, तो ये भी गलत हो गया, तो सही आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। कैपेसिटर इन सीरीज, तो सीरीज कैपेसिटर के लिए थर्ड हो गया, और एनर्जी स्टोर्ड के लिए सेकंड हो गया। अगला, मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is placed in uniform magnetic field B, which statement correctly described by why only paramagnetic material show an increase in magnetization with temperature decrease according to Curie's law। पहला है because magnetic field inside a paramagnetic is independent, नहीं, पैरामैग्नेटिक के लिए x proportional to 1/t होता है, तो ये गलत हो गया। Because thermal agation weakens a line of dipole and susceptibility varies as x proportional to 1/t, ये सही है, क्योंकि जो थर्मल एजिएशन है वो अलाइनमेंट जो डायपोल्स का है उसको वीक करेगा, और सस्पेक्टेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है? वेरी करती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन, टू कॉइल्स विद सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर मैग्नेटिकली coupled with mutual inductance M. They are connected in series so that the mutual flux aids the self flux. Determine the equal inductance। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ये वाला ऑप्शन तब होगा जब ऑपोजिट कनेक्शन होगा, ऑपोजिट कनेक्शन के लिए, और यहां पर कुछ ऐसा मेंशन है नहीं, तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कुछ लगता है कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, तो वो आप पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।